हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और मेरी वीडियो का जो इंतजार था आपका खत्म हुआ। आज देखिए भौतिक विज्ञान का जो सेट नंबर 5 है उसको मैं आज कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन नहीं लिए हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए और जा करके वहां पर आप लोग व्हाट्सअप करके वहां पर आपको जो आपका पीडीएफ है वो खरीद लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सेट नंबर 5 पर। सेट नंबर 5 में कितने क्वेश्चन हो चुके थे? सेट नंबर 4, 3, 2, 1 सभी सेट करा चुके हैं। वन शॉट वीडियो भी बन चुकी है और प्लेलिस्ट में वीडियो का प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। ठीक है, जाकर वहां पर देखिए। सेट नंबर ये देखिए, ये सेट नंबर 5 का प्रश्न नंबर 6 हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग 7 पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर हल है सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से यह दिखाइए कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि n लैम्डा के बराबर होती है। ठीक ना, लैम्डा इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 तथा n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण अवशोषण ठीक है, यहाँ पर रहेगा अवशोषण अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। ठीक ना, सिद्ध क्या करना है? देखिए आपका जो n होता है ये देखिए n लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कक्षा की परिधि यहाँ पर दिया है कि किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि n लैम्डा के बराबर होता है, यही आपको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है आपको। देखिए परिधि जो होता है उसका जो फार्मूला होता है 2πr=n लैम्डा, यही आपको निकालना है कि यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि जो है n लैम्डा के बराबर होती है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और ये जो बाकी n बराबर 1 तथा n बराबर 3 ये सब ऊर्जा स्तर वाला दिया है, ये इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको सिद्ध करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम सरलतम भाषा में इसको आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए आप परिधि बराबर 2πr=n लैम्डा, यही हमें लाना है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए बोर की प्रथम परिकल्पना से चलेंगे। जो उनका प्रथम परिकल्पना था mvr। ठीक ना, m क्या है आपका द्रव्यमान है, v क्या है आपका, ठीक है, और ये r जो है दूरी है, v वेग, और यहाँ पर जो आपका n लैम्डा एन एच है, ये एच है। ठीक है, ये लैम्डा नहीं ये एच है, NH/2 ये होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले बोर की प्रथम परिकल्पना में यही फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद देखिए जब 2 को हम लोग इधर करेंगे तो 2πr और ये mv को इधर कर देंगे। ठीक है, तो 2πr हो जाएगा, तो 2πr हो गया। mv को उठाकर उसके जगह पर रख दिए तो NH/mv हो गया नहीं इतना। अब देखिए 2πr एन को अलग किए, H/mv को समीकरण नंबर 1 मानिए, इसको क्या मानिए, समीकरण नंबर 1 मानिए। और ये देखिए जो आपका n है इसको बाहर करना, अलग करना है इनसे। ठीक ना, क्योंकि इस पर एक फार्मूला हम बनाएंगे। नीचे देखिए यहाँ पर फार्मूला है कि λ=H/P होता है ना। λ= ये जो आपका तरंग दैर्घ्य का फार्मूला होता है H/P होता है। ठीक है, तो H मिल गया। अब P जो होता है वो P जो आपका P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान ये क्या होता है जी, द्रव्यमान गुणे आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणे आयतन, तो P= क्या हो जाएगा, m×v हो जाएगा। ठीक है, P= क्या हो जाएगा, m×v हो जाएगा। तो H/m हो गया। और देखिए यहाँ पर λ=, अब यहाँ पर जो ये आया है लैम्डा की जगह पर इतना मान रखेंगे, इतने जगह पर लैम्डा का मान रखती है, लैम्डा बराबर ही आया है ना। तो H/mv जो आया है लैम्डा बराबर आया है, तो इसके जगह पर जो ये आपका कोष्टक में इसके जगह पर हम लोग लैम्डा रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 रखेंगे और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वी गेट हमें क्या प्राप्त होगा,
कि यहाँ पर जो आपका टू पाई आर है, 2πr/n और h/mv जो समीकरण नंबर 1 में है, इसी की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, लैम्डा रख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2πr = n लैम्डा, हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है। क्या प्रूव करना था, किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि n लैम्डा के बराबर होती है। जो ये परिधि होती है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि होती है, n लैम्डा के बराबर होती है, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। बस इतना ही था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैं आपसे बता रहा था ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इजी ही था। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला। अथवा वाला क्या है, बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। देखिए 8 ऑक्सीजन जो परमाणु बाहर दिया है, 16 का परमाणु द्रव्यमान है 16.0000 AMU एटमॉस्फेयर, ठीक ना, ये दिया है AMU में है। इसकी प्रति एटमॉस्फेयर नहीं, AMU है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। दिया है, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 0.0005 AMU। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.00759 AMU। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया 1.00892 AMU, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन देखिए क्या मिलेगा, सेट नंबर 1 में 346 FPS में बंधन ऊर्जा के लिए प्रश्न नंबर 3 का क देखिए, ठीक ना, किसमें, सेट नंबर 1 में प्रश्न नंबर 3 का क। और देखिए और न्यूमेरिकल के लिए जो आपका ये न्यूमेरिकल यहाँ से दिया है, इसके लिए प्रश्न नंबर 5 का ख देखिए। चलिए वहाँ पर चलते हैं हम लोग सेट नंबर 1 में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर में आगे हम लोग देखिए नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा, जो बंधन ऊर्जा यहाँ पर है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियन होते हैं उन्हीं न्यूक्लियनों को क्या करने के लिए, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, जो बंधन ऊर्जा होती है, ठीक है। उसकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब जो नाभिक होता है उसी उसमें जो न्यूक्लियन होते हैं उसी न्यूक्लियनों को अलग अलग करने में उसकी जरूरत पड़ती है। और देखिए इसमें का एक क्वेश्चन है जो है न्यूमेरिकल के लिए, हम लोग क्या देखें, प्रश्न नंबर 5 देखें। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन, देखिए यही वही क्वेश्चन, ठीक ना, वही मान भी दिया है, वही सब कुछ है, वही मान है, वही सब कुछ है, वही मान है। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान है किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उतना ही दिया है, फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान उतना दिया है, फिर यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उतना दिया है। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। ये आपका देखिए 8 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 8 परमाणु क्रमांक है, भार है 16, ठीक है। नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान माइनस 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये फार्मूला होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान माइनस 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये 8 से गुणा करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालते हैं, रख देते हैं मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक ना, 16.000 दिया है। तो 16.000 रखेंगे, माइनस में 8 करेंगे, गुणे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका 0.0055 दिया है, तो ये रख देंगे। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें पहले करेंगे, इसमें 8 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0044, ठीक ना, ये आ जाएगा आपका। फिर इसका इसमें से हम लोग घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 15.99560, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। तो नाभिक का द्रव्यमान इतना आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में 8 यन द्रव्यमान, यानी कि न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। यहाँ पर जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन का मतलब क्या है, जो नाभिक में रहता है वही ना न्यूक्लियन होता है। तो यहाँ पर जब नाभिक में कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो दोनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8, ये 8 से गुणा किए 1.0075 इसका मान रख दिए, प्लस में 8 से गुणा करके जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान था उसका मान रख दिए, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया आपको। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जितना मान आएगा देखिए 8.00744 प्लस में, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8.07185 ये इसका मान आ गया, ठीक है। दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, 16.1320 आ जाएगा। 00 को हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि ये दशमलव के बाद है, ठीक है। AMU। अब हम लोग डेल्टा एम का मान निकालेंगे, डेल्टा एम द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, किसमें से, जो आपका नाभिक का द्रव्यमान था उस नाभिक के द्रव्यमान को इसमें से घटाएंगे, जो न्यूक्लियन का द्रव्यमान, तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है।
तो यहाँ पर ये न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस ये नाभिक का द्रव्यमान, किसके नाभिक का? ऑक्सीजन के नाभिक का, ठीक है, किसके नाभिक का? ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान है, ठीक है। तो घटाएंगे तो 0.137 AMU आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तुल्य, अगर तुल्य बंधन ऊर्जा निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए 0.137 गुणे में 931, ठीक ना, गुणे में क्या कर देंगे 931, इसको क्यों? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 931 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर 127.547 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा जब निकालेंगे तो प्रति न्यूक्लियन कितना था, तो 16 आया है। आपका जो न्यूक्लियन कितना है, 16 है, ठीक है। तो 16 से इसमें भाग करेंगे, जब 16 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.97, कितना आ जाएगा 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन आ जाएगा, ठीक है। प्रति न्यूक्लियन का मतलब अलग अलग सभी न्यूक्लियन का मान निकला है, ठीक है। अलग अलग सभी न्यूक्लियन का मान जब निकालेंगे 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन आ जाएगा, ठीक है। अगर तुल्य बंधन ऊर्जा निकालना है तो यही तक आंसर छोड़ देंगे, अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है तो यहाँ तक लाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए बंधन ऊर्जा ज्ञात करना था तो वही आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है बंधन ऊर्जा, ये 127.5547 ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद कीजिए। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। और यहाँ पर दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल दिया है। व्यतिकरण था विवर्तन में विभेद के लिए आप लोग सेट नंबर 2 में 346 EFT का प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला देख सकते हैं, बहुत डिटेल में लिख देते हैं हम लोग, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन जहाँ भी मिलता है वहीं पर लिख देते हैं। तो चलिए वहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला व्यतिकरण, दूसरा यहाँ पर दूसरे ओर लिखे विवर्तन। इसमें देखिए पहली पॉइंट है व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है, ठीक है। जो आपका व्यतिकरण होता है वो कैसे होता है, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से होता है। इसमें क्या है कि जो विवर्तन होता है वो एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से, मतलब एक ही जगह से उत्पन्न होगी, जो विभिन्न बिंदुओं के आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से होता है, ठीक है। इसमें दूसरी पॉइंट है कि व्यतिकरण फ्रिंजे एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। जो व्यतिकरण होता है वह, जो व्यतिकरण फ्रिंजें होती हैं एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं हो सकती। जो विवर्तन फ्रिंजें हैं ये एक चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। इसमें 2 पॉइंट हो गई, 2 पॉइंट इधर देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए दूसरी पॉइंट, यहाँ तीसरी पॉइंट है, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। जो इसमें दीप्त फ्रिंजें होती हैं वो क्या होती है, एक समान तीव्रता की, उनकी तीव्रता जो होती है एक समान होती है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती है तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती है। जो इसमें विभिन्न जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं वो एक ही, वो क्या होती हैं, विभिन्न तीव्रताओं की होती है, ठीक ना। इसमें एक तीव्रता की होती है, एक समान तीव्रता की, इसमें विभिन्न तीव्रताओं की होती है तथा ये घटते हुए क्रम में होती है, ठीक है, घटते क्रम में होती है। और यहाँ पर चौथी पॉइंट है, इसमें निम्निष्ट प्राय पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। जो इसमें निम्नमिष्ट होता है, निम्निष्ट जो होता है, मिनिमम जिसे बोलते हैं मिनिमम, वो क्या होता है, प्राय पूर्णतया अंधकारमय होता है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें उच्चिष्ट प्रायतः पूर्णतः अंधकारमय नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें होता है। किसमें होता है, व्यतिकरण में होता है, विवर्तन में नहीं होता है। तो ये आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन तो यही है क्योंकि इसमें अभी न्यूमेरिकल बाकी है। तो न्यूमेरिकल देखिए दिया है आपका लैम्डा बराबर दिया यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, ठीक ना।
इसको जब हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग किससे गुणा करेंगे, देखिए 6 × 10⁻⁷ हो गया, कितना हो गया, क्योंकि 10⁻−10 से 10 मीटर होता है ना। तो यहाँ पर जब ये 3 जीरो था, 3 जीरो से यहाँ पर 10 था, -10 था, लेकिन वो -10 किस में चेंज हो गया, -7 में, क्योंकि 3 जीरो से 3 थे यहाँ पर हट गया है। ठीक है, तो 6 × 10⁻⁷ मीटर बचा, हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है कितना है, 3 × 10⁻⁴ जो प्रकाश है, सेमी चौड़ाई कितनी है, ई जो है आपका कितना है, 3 × 10⁻⁴ है सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से और गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई बराबर 3 × 10⁻⁶ मीटर। और 2θ का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात, कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक ना। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है 2θ से दर्शाते हैं इसको, तो 2θ हमें ज्ञात करना है। फार्मूला देखिए यही होता है, 2θ = 2 λ/e। ठीक है, 2 λ, ई नहीं है, ये देखिए ई नहीं है यार, सी है। हम लिखे बहुत दिन के लिए तो इसलिए भूल गए हैं इसको। तो ये देखिए ई नहीं है, प्रकाश का है ना, तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है 3 × ये ई नहीं है, सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसी फार्मूले पर हम लोग क्या रखेंगे, मान रख देंगे। तो फार्मूले पर मान रखने चलते हैं हम लोग इधर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूले पर मान रख दिए, 2θ = 2 λ, ई पर मान रखेंगे तो इसका मान कितना है, 2 × 6 × 10⁻⁷ बटे में। अब देखिए कहेंगे 2 × 6 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखिए 2 आपका दिया है, इसी में दिया है 2 λ, ठीक ना। और लैम्डा का मान आपका 6 × 10⁻⁷ था, और बटे में ई का जो मान आया था 3 × 10⁻⁻6 था। ठीक है, 3 से कटा 2, 3 से कटा 6, 3 दूना के 6 कट गया, और ये कटेगा इससे तो 1 गो बचेगा, ठीक ना, 10⁻⁻1 बचेगा। देखिए यहाँ पर ये कट गया, 10⁻6 में इसको कन्वर्ट कर दिए तो 10⁻1 बचा, और ये कट गया, 4 × 10⁻1 बचा। तो यहाँ पर 4 × 10⁻1, इसको हम लोग जब रेडियन में जब इसको हम लोग इस प्रकार से चेंज करेंगे, 4/10 करेंगे, क्योंकि ये 10⁻- में तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो भाग करेगा तो 0.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.4 रेडियन में, क्योंकि ये जो कोण का मान होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो 2θ = कितना आ जाएगा, 0.4 रेडियन। अगर इसे भाग कर देंगे 2 से तो थीटा बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 8 का अथवा देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 का अथवा यहाँ पर है, परावर्तित दूरदर्शी का विवरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक ना। दोनों लेंसों को क्या करना है, फोकस दूरियां, या न्यूमेरिकल्स है। और यहाँ पर देखिए आपको परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख स्वयं बनाए, ठीक है। अन्यथा आप लोग देख लीजिए, सेट नंबर 2 में 346 FT में प्रश्न नंबर 7 देखिए, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर जाइए आप लोग देखिए, इसको मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस फिगर ही बनाना है, ठीक है। जाकर वहाँ पर फिगर देख लीजिए, आप फिर बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ जाते हैं हल पर, सीधे यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया हल पर आते हैं। दिया क्या है, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या दिया है आपका, 5 दिया है। आवर्धन क्षमता कितना दिया है, 5 दिया है। यहाँ पर देखिए ऊपर 5 दिया है ना, तो यहाँ पर 5 रख दिए। यहाँ पर देखिए अभिदृश्यक तथा नेत्रिका, जो अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी दिया है, किससे दर्शाते हैं हम लोग, FO प्लस में FE, किससे दर्शाते हैं, FO और FP। कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर देखिए दूरी कितना है, 36 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फार्मूला आपका होता है आवर्धन क्षमता का, m = FO/FE। तो 5 बराबर में FO/FE कर सकते हैं, और FO जब निकालेंगे तो यहाँ पर 5FE आ जाएगा, ठीक है। तो FO का मान क्यों निकालें, क्योंकि ये FO का मान ये वाला रख दें कहीं पर तो FE का मान निकल जाए, ठीक है। तो FO = 5FE आ गया। अब देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हम लोग यही FO का मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5FE प्लस में FE बराबर में 36 है, तो 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5FE और ये FE कितना हो गया, 6FE, कितना हो गया, 6FE। तो यहाँ पर 6FE, 6 6 36, ठीक ना, 6 36 हो गया, और FE = कितना आ गया, 6 आ गया। FE = कितना आ गया, 6 आ गया, आया ना 6। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर एफ ओ इक्वल टू हो रहा है 5FE। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखो एफ ओ इक्वल टू 5FE और ये 5FE का मान 6 आया है, तो 5 गुणे 6 हो जाएगा। एफ ओ का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। एफ ई का मान 6 सेंटीमीटर और एफ ओ का मान 30 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 36 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना तो कमेंट करो। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 को देखिए यहाँ पर सी तथा 2C, यानी कि ये धारिता दिया है। धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। यदि बैटरी को हटा दें तथा सी धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से के परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें तब ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यही बात कर रहा है कि इसको पूर्ण तरीके से भर दिया जाए तब ज्ञात करना है संयोजन की कुल धारिता। संयोजन के बीच यहाँ पर देखिए, संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करना है, संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर और संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है सी तथा 2C समांतर क्रम में है। जब यह समांतर क्रम में होते हैं तो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, C + 2C हो जाएगा। ठीक है, तो तुल्य धारिता C डैश मान लीजिए, C डैश इक्वल टू C + 2C, तो कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल आवेश जब निकालेंगे तो Q इक्वल टू होता है C/V। Q इक्वल टू क्या होगा, C डैश, यहाँ पर डैश है तो डैश लगाएंगे, C डैश इक्वल C डैश इंटू में V। तो C डैश का मान कितना आया है, 3C आया, तो 3CV हो जाएगा। Q का मान आ गया 3CV। परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर, जब परावैद्युतांक पदार्थ भरेंगे तो ये पहला वाला मान निकालेंगे, संयोजन की कुल धारिता पहले निकाल रहे हैं। ठीक ना, कुल धारिता के लिए C डैश लगा रहे हैं। ठीक ना, तो C डैश पहला वाला मान है C डैश इक्वल टू KC प्लस में 2C। तो यहाँ पर K जो है आपका परावैद्युतांक है। ठीक ना, जो कहा था कि परावैद्युतांक भरेंगे तो यहाँ पर K है। ठीक है, KC प्लस में ये 2C तो आप जानते हैं उसमें दिया है C और 2C दिया है। ठीक है, तो KC प्लस में 2C और यहाँ पर जो आपका C है कामन आ रहा है, तो C को कामन लेकर के K + 2 कर दें। ठीक ना, तो CK2 यहाँ पर पहला वाला कुल धारिता कितना आ जाएगा, C और कोष्टक में K + 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा पहला का। जो संयोजन की कुल धारिता पूछा है तो कितना आ जाएगा, C कोष्टक में K + 2, यही आएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा वाला क्या कहा है, दूसरा वाला का है संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर V का मान निकालना है। तो यहाँ पर V डैश लगाएंगे क्योंकि V का यूज किया गया है यहाँ पर, इसलिए V डैश लगाएंगे। तो V डैश इक्वल टू Q/C डबल डैश, क्योंकि Q बराबर होता है ना CV, तो V निकालेंगे तो V इक्वल टू Q/C होगा ना, Q/C होगा ना। तो यहाँ पर V डैश इक्वल टू Q/C डबल डैश, C डबल डैश निकालने, क्योंकि इसका मान हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q का मान रखेंगे, Q का मान यहाँ पर देखिए 3CV है, तो 3CV और यहाँ पर देखिए C डबल डैश का मान है, तो C डबल डैश का मान यहाँ पर रख दिए। तो C कोष्टक में K + 2, तो C से C कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 3V/K + 2। ठीक ना, ये दूसरा वाला मान आ गया आपका संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर आ गया, तो 3V/K + 2 आ जाएगा दूसरा आंसर। संयोजन के बीच में अंतिम विभवांतर आपका पता है। आपको देखिए Q बराबर, ये फार्मूला पता ही होगा कि हम ये वाला जो फार्मूला यूज किए हैं, तो Q बराबर C इंटू में V होता है। ठीक है, तो V बराबर जब निकालेंगे तो Q/C होगा। तो यहीं पर स्मॉल Q के जगह पर क्या कर दिए, कैपिटल Q कर दिए, बस यही अंतर है, कुछ नहीं। ठीक है, समांतर संयोजन के बीच में अंतिम विभवांतर आपका निकल गया 3V/K + 2। अब चलते हैं तीसरा वाला निकालने के लिए, संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर देखिए संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का जो U बराबर फार्मूला होता है 1/2 होता है, और हर जगह C डैश का यूज किया गया है, डबल डैश। ठीक है, C डबल डैश और V डैश का स्क्वायर है। ये देखिए V12 नहीं है, V डैश का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा U 1/2 गुणे में C, ये C डैश का मान रखेंगे C कोष्टक में K + 2 गुणे में V डैश का मान रखेंगे 3V/K + 2, 3V/K + 2 भगा कर पीछे देख सकते हैं यही मान आया था, और ये पूरे का स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का मतलब देखिए 3 3 9 और ये V स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 और V स्क्वायर, और एक K + 2 दो जगह हो जाएगा, तो एक K + 2 से एक K + 2 कट जाएगा। ठीक है, कट गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर U इक्वल टू हो जाएगा 9 ऊपर 9/2, ये 2 बचा ही है, 9/2 और ये
ये सी है और वी स्क्वायर, सी इंटू में वी स्क्वायर बटे में आई के प्लस टू बचा है तो के प्लस टू, ये आपकी आ जाएगी संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अथवा का मतलब 9 का अथवा देखते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक बताइए। गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए मैं बताता हूँ। वैद्युत फ्लक्स के लिए आप लोग सेट नंबर 3 में जाइए, 346 FU जो कोड है, ठीक ना, 346 FU कोड है इसका। प्रश्न नंबर 3 का घ देखिए, जो 1 शॉर्ट वीडियो उसमें जाकर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और मात्रक जो इसका होता है उसमें नहीं है, तो यहाँ पर देखिए मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम किसका मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए ये गॉस के नियम के लिए, जो गॉस का नियम पूछा है, इसमें कहा है कि गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गॉस के नियम की सहायता से सूत्र स्थापित करने के लिए सेट नंबर 2 में जाइए, जिसका कोड है 346 FT में प्रश्न नंबर 6 देखिए। इसमें देखिए खोल है, बाहरी के लिए निकालें, भीतर के लिए निकालें और खोल के लिए भी निकालें। ठीक ना, तो सभी के लिए उसमें सूत्र स्थापित किया गया है उस वाली वीडियो में, और ये आपका मिलेगा सेट नंबर 2 में। तो आज के लिए इतनी बड़ी वीडियो रहेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। ये सेट आपका 5 सेट खत्म हुआ, फिजिक्स का 5 सेट खत्म हुआ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।